हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका ओलंपियाड कॉर्नर पर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डीपीपी 10 के सॉल्यूशन। और जो बच्चे स्टार्टिंग से करते हैं डीपीपी, तो आज उनको लगा होगा कि यार ये डीपीपी 10 थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी। मतलब ऑल दो पिछले क्वेश्चन भी काफी अच्छे लेवल के थे, बट डीपीपी 10 कंपेरेटिवली जो पीछे आपने डीपीपी किए हैं उनसे थोड़ी अच्छे लेवल की थी। क्योंकि मुझे लगा कि आईओक्यू में पास आ रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी मतलब ऐसे और अच्छा मतलब डालते हैं। ऑल्दो अगर इसके अंदर आपसे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे कि पीछे वाली में आप 4 या 5 कर पा रहे थे या 3 जितने भी कर पा रहे थे, इसके अंदर 1 या 2 कर पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, समझिए अच्छे से, अगली बार उस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। क्लियर। तो इसका मेरा जो मोटिव था आपकी जस्ट प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना था, ऐसा कुछ डीमोटिवेट करना नहीं था इसके अंदर। ठीक है। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी डीपीपी 10 है, ऑल्दो ये आपका सेम ही फॉर्मेट है, मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता नहीं हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपसे मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि कई बच्चों से तो बहुत जल्दी हो गया होगा, लेकिन कईयों ने अगर स्टार्टिंग में कुछ गलत स्टेप ले लिया होगा तो फिर ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं होगा। तो ऑल तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या ही कर रहे हैं कि बेसिक जो आपकी लॉ की प्रॉपर्टीज है ना, उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या करना है। बेसिकली इसको आपको सोल्व करना है और ये m बाई एन के फॉर्मेट में आएगा, m प्लस एन आपको बताना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ उतारो, ये वाला 6 यहाँ उतारो, और ये आपका आ गया 3 और ये आ गया आपके पास 2। तो सबसे पहले तो हमने ये कर लिया। क्लियर। और अब क्या किया जाए, ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 log 5 2000 प्लस 3 log 4 2000 डिवाइडेड बाय 3 और 2 6 इंटू log 2000 4 log 2000, ये आ गया 5। ये आ गया आपके पास। अब इस मोमेंट पे जो एक प्रॉपर्टी मुझे लॉगरिदम की याद आती है, वो याद आती है बेस चेन थ्योरम, कि भाई इनको ये ना अलग अलग ये बेस में बांट लेते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब आपको इजी रहेगा ये क्वेश्चन करने में। जैसे इसको मैं log 2000 अपॉन log 5 लिख दूंगा। ऊपर वाले को मैंने क्या लिखा, 2 log 2000 बाय log 5। सिमिलरली इसको मैंने क्या लिखा, log 2000। आई होप आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, log 4। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 6, ये आ गया log 2000 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय log 4 log 5। अब ये थोड़ा सा ठीक है, अब ये सभी का जो बेस है ना एटलीस्ट वो सेम हो चुका। अब अगर बेस सेम हो चुका है तो हम क्या करेंगे अब कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से ये वाली टर्म इससे कट जाएगी और log 2000 है वो भी कट जाएगा। पहले तो log 2000 काटो, यहां से मैंने उड़ाया, इसका 1 गया। क्लियर। अब मैं एलसीएम लेके इसको लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, 2 log 4 प्लस 3 log 5। ठीक है, डिवाइड में ये था, ये इससे गया, डिवाइड बाय 6 log 2000। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इसको log m प्लस एन लगाना चाहूंगा। तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का क्यूब 125 और ये आगे 6 इंटू log 2000। अब यहां पर भी ना एक आपको ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी कि 16 इंटू 125 होता है ना, वो 2000 होता है। क्लियर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर है 1/6। कई बार हमें ये चीज ध्यान में ही नहीं रहती है, फिर हम सोचते रहते हैं कि यार ये लोग से लोग कैसे काटूं, क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट पे आप ये देखा कीजिए कि आपका आंसर किस फॉर्मेट में है। अगर आंसर ऐसे फॉर्मेट में है ना, तो मतलब कुछ तो भाई ये कटेगा। ठीक है, ऑब्वियसली लोग हटेगा तो है ही है, इस फॉर्मेट में आंसर आना है तो कई बार थोड़ा सा ये चीजें भी ध्यान रखा करो। तो 1/6 आंसर आ गया, m प्लस एन बताना था तो वो 7 आ गया। आई होप आज का एक इजी क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं।
नाउ दिस वाज क्वाइट एन गुड क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन था और नंबर थ्योरी का आपका सही था। अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर बोथ इंटीजर्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए लैटिस पॉइंट। कुछ डेफिनेशन दे रहे हैं, कितने लैटिस पॉइंट होंगे आपके हाइपरबोला पर। ओके, हाइपरबोला पर कितने लैटिस पॉइंट होंगे, बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे। तो मतलब कि ये बेसिकली पता है क्या कह रहा है, एक्स और वाई की कितने पेयर्स, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स और वाई के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एंड एक्स और वाई दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये लैटिस पॉइंट वगैरह तो ऐसे ही बकवास मार रहा था और कुछ नहीं था। तो इसके अंदर अब देखिए एक चीज, पहले तो जब भी आपको पता है कि मैं ऐसे इंटीजर वगैरह करता हूं तो सबसे पहले तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना ही करना है, उसके अंदर तो कुछ वो है नहीं। और ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और ये आपका है 2000 का स्क्वायर के बराबर है बेसिकली। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करता हूं, 2000 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, क्या कोई मुझे बताएगा? 2 की पावर, चलो मैं कर ही लेता हूं यार, 2000 के प्राइम फैक्टर 1000, 5 पर आ गया 200, 5 पर आ गया 40, 5 पर आ गया 8 और 2 का क्यूब आ गया। तो ये आ गया बेसिकली 2 की पावर 4 इंटू 5 का क्यूब और इसका स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये टर्म इवन है और एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, एक्स प्लस वाई भी एक इंटीजर है, एक्स माइनस वाई भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो इवन कब होता है? या तो वो इवन इंटू इवन हो, पहला केस, या तो वो हो इवन इंटू इवन, और दूसरा केस या वो हो ओड इंटू ओड, तो आपका ओड होता है तो वो नहीं चलेगा, ओड इंटू इवन चल जाएगा, या फिर इसी में मतलब इवन इंटू ओड, एक ही बात है, इवन ओड या ओड इवन। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन से वाला केस होगा? एनीवन? इन दोनों में से कौन सा केस होगा? अभी भी वीडियो एक बार पॉज करके ध्यान से सोचो, इतना मैंने बता दिया ना, आगे मैं बता रहा हूं, बट यहां से भी सोचो कि हाँ क्या हो सकता है। इनकी पैरिटी बेसिकली आप देखिए कि क्या होगी। अब एक चीज देखो कि पहले वाला और दूसरे वाला कौन सा इसमें से पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि ये दो इंटीजर का सम है ना। अब देखो ये वाला दिखाता हूं पहले, क्योंकि मुझे पता है ना ये है नहीं है पॉसिबल, इसलिए बता रहा हूं। आपका ये नीचे वाला अगर देखेंगे तो ओड इंटू इवन है। ये ओड इंटू इवन का मतलब, सेकंड वाला मैं दिखा रहा हूं आपको, ओड इंटू इवन, और आगे वाला भी एक तरह से सेम ही है तो एक ही दिखाऊंगा। एक्स प्लस वाई आपका ओड आ गया और एक्स माइनस वाई इवन आ गया। दो इंटीजर्स का सम ओड कब होता है? या तो वो ओड प्लस इवन हो या वो इवन प्लस ओड हो, तभी। क्योंकि ओड प्लस ओड क्या होता है? 3 प्लस 3 6, ये इवन होता है। तो मतलब ये कब होता है? जब एक इंटीजर ओड हो एक इवन हो। क्लियर? तो ये आ गया 1 इज ओड एंड अदर इज इवन, ये तब होता है। क्लियर? अब आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि x एक ओड है इवन है तभी ये चीज चलेगी। क्या ये चीज नीचे भी अप्लाई हो रही है या नहीं? अगर मैंने किसी ओड में से किसी इवन को माइनस कर दिया या किसी इवन में से किसी ओड को माइनस कर दिया तो आंसर ओड ही आएगा आपका, तो इवन आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहां पर फिर मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए बेटा, ये नोट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होगी। साइमल्टेनियसली ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आपका ये वाला केस भी ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने बस पलट दिया, इवन ओड कर दिया, बात तो वही है। ठीक है, अब फिर केस कौन सा पॉसिबल है? वो है ये वाला केस। अब
फर्स्ट वाला की दिखा दूं आपको कैसे काम करेगा। फर्स्ट वाला देखो, x प्लस वाई आपका इवन है और x माइनस वाई आपका इवन है। दो इंटीजर्स का सम इवन कब होता है? या तो वो इवन प्लस इवन हो या वो ओड प्लस ओड, दोनों का नेचर बेसिकली सेम होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली अगर वो दोनों इवन है तो ऊपर वाला सेटिस्फाई और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इवन माइनस इवन भी इवन ही होता है। अगर वो दोनों ओड हैं तो भी ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब x और y या तो वो दोनों इवन है या वो दोनों ओड है। क्लियर? अब मैं x और y की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भी एक चीज देखो, एक्स वाई हैव सेम पैरिटी। आई होप आपको पता होगा पैरिटी का मतलब। तो दोनों की सेम पैरिटी है, मतलब या तो दोनों ओड है या दोनों इवन है। ये हमने यहां से कंफर्म कर ली बात। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या वो दोनों ओड हो सकते हैं? आपका ये देखिए, आपने सेम पैरिटी बता दी, तो आपको ये देखिए कि क्या x प्लस वाई आपका ओड हो सकता है? ओड वाला केस, दो केसेस आए थे, ठीक है। सॉरी, x प्लस वाई इवन थे ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपका इवन है, ये इवन है, ये आपने डिसाइड कर लिया। क्लियर? तो अगर अब आपका इवन है तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि x प्लस वाई लेट से ऐसा कुछ है, 2a टाइप का, ऐसा ही कुछ होगा ना, इवन है क्योंकि। x माइनस वाई भी ऐसा ही कुछ होगा, 2b टाइप का। क्लियर? तो यहां से आपके पास आ गया 2a इंटू 2b इज इक्वल टू ये 2 की पावर 8 और 5 की पावर 6। तो ये आ गया a इंटू बी, आपका आ गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। क्लियर? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 आ गया आपका। अब अगर हम देखें कि कितने आपके लैटिस पॉइंट्स आपके बेसिकली होंगे तो वो किसके बराबर होगा? इसके आपके जितने फैक्टर्स होंगे उसी के बराबर तो होगा। तो इसके आपके कितने फैक्टर्स हो गए? फैक्टर्स निकालने का 6 प्लस 1 और ये आ गया आपका 6 प्लस 1, तो ये आ गया 49। तो ए और बी के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना वो 49 है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दो, ये जो आपने 49 निकाले हैं इसके अंदर आपके x और y या तो सभी पॉजिटिव हैं वो निकाले हैं, लेकिन x और y नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। क्लियर? तो जो जो केस आपके पॉजिटिव के लिए बनेंगे वही आपके नेगेटिव के लिए भी बनेंगे, ठीक है। तो आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 98। तो 98 आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर द x एंड द y विच satisfies this and they are the lattice point। तो 98 is correct। अच्छा क्वेश्चन था, एक और बार प्लीज थोड़ा सा देखिएगा अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है। और मैं ज्यादा यहाँ पे लिख सकता नहीं हूं क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर ज्यादा लिखने लग गया तो यहाँ पे जैसे ये 2 है, क्यों आया? क्योंकि एक्स वाई सभी पॉजिटिव पेयर्स भी काउंट करने हैं, उसी के अपोजिट जो नेगेटिव है वो भी काउंट करने हैं। क्लियर? तो एक वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपका इजी रहा कि एक डेक है जिसके अंदर 40 कार्ड्स हैं आपके पास, 4 इक्के 4 दुक्के करते करते 4 दस्सी तक आपके पास है ये। अब मैचिंग पेयर मतलब 2 कार्ड जिनका नंबर था आपका सेम, उसको रिमूव कर दिया जाता है डेक में से। गिवन दैट दीज कार्ड्स आर, अच्छा 2 पत्ते निकाल दिए बस, ठीक है। मतलब या तो वो 2 इक्के हो सकते हैं, 2 दुक्की हो सकती है, 2 तिक्की हो सकती है, करते करते 2 दस्सी तक कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। और उनको निकाल के फेंक दिया। m by n be the probability that the 2 randomly selected cards also form a pair। कि मतलब फिर बाद में कहते कि आपने 2 पत्ते निकाले, ठीक है। अब ये जो 2 पत्ते आपने निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेम नंबर के हैं ये 2 पत्ते? आई थिंक काफी, एक जो बच्चा अच्छे से समझ गया होगा। अब मैं डायरेक्टली करवाऊंगा। डायरेक्टली क्या है आपका, देखो
प्रोबेबिलिटी में टोटल केसेस कितने हैं। वो जो दो पत्ते निकाले थे आप, कैसे कैसे निकल सकते थे, कोई भी दो निकल सकते थे। टोटल 38 कार्ड्स आपके पास बचे थे, ठीक है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जो दो फेंक दिए है ना, उससे आपको क्या लेना देना, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद का गेम खेलना है ना आपको, तो 38 पत्ते आपके पास बचे थे, 38 कार्ड्स। 38 में से कोई भी दो आपको चाहिए थे, आ सकते थे। टोटल केसेस तो यही है ना कि 38 में से कोई भी दो हो सकते थे, तो 38C2। अब चाहते क्या थे आप, चाहते तो थे कि आपका जो वो आए ना, क्या कहते हैं, सेम नंबर के आए कार्ड्स। अब सेम नंबर वाले कार्ड का थोड़ा सा ध्यान से समझना केस। सेम नंबर के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। सेम नंबर में दो पॉसिबिलिटी ये है कि लेट से जो दो पत्ते आपने निकाले थे वो दो चौकी थी, मतलब 2 4 दो पंजी मान लो, चलो ये ज्यादा बेटर है, दो पंजी आपने निकाल दी थी। अब जो 38 पत्ते बचे हैं उसके अंदर दो तो पंजी हैं, और जो बाकी बचे आपके 9 कार्ड हैं वो 4 4 4 में अवेलेबल है। तो वो जो दो आपके पत्ते हैं, या तो वो उसमें से आ सकते हैं दो पंजी में से, या फिर वो बाकी बचे 9 के वो हैं उसमें से आ सकते हैं। आई होप ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर पंजी के अलावा जो बाकी बचे 9 आपके वो हैं नंबर्स, उसमें से मुझे दो पत्ते निकालने हो, तो वो कैसे है, या तो मैं 1 से निकाल सकता हूं दो पत्ते, मतलब 4 इक्के है उसमें से आपने दो निकाल लिए, ठीक है। या फिर मैं 4 दुक्की में से दो निकाल सकता हूं। करते करते आप देख सकते हो, तो ये टोटल कितना 4C2 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 9 बार। ये तो आपके आगे जब वो 4 4 पत्ते थे ना अवेलेबल, उसमें से दो पत्ते निकाले। लेकिन एक केस वो भी तो है कि मैं ऐसा कर सकता था कि जो आपकी लेट से माना कि दो पंजी निकली थी, और वो दो पंजी मैं अब चाहता हूं, मेरा फेवरेबल केस है कि मैं वो दो पंजी चाहता हूं। दो पंजी चाहने के कितने तरीके हैं, टोटल दो अवेलेबल है, दो ही आपको चाहिए, एक ही तो तरीका हुआ कि दो में से दो उठा लो, 2C2। इसको मैं 2C2 लिख दूं, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको अब हम सिंपली सोल्व कर लीजिए जो भी आ रहा है, एंड इट वॉज क्वाइट एंड गुड क्वेश्चन। 24 और 2 12, ठीक है। और 2C2 ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 38, ये आ गया 19 और 37, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 108, 109 और 19 37, ठीक है। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी पे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आई थिंक ये हो ही नहीं रहा है, m/n आपका पॉजिटिव यही आ रहा है इनका सम। आप चेक कर लीजिएगा यार थोड़ा सा, अब कैलकुलेशन इतनी टाइम नहीं हम लगाएंगे, बट ये इतना छोटा है, इस पे मत जाना, अच्छे से समझ के जो मैंने बोला है उस पे जाना, कि हाँ ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। कई बार बच्चे सोचेंगे यार ये तो इतना सही है, ये इतना सा लिखने के लिए आना भी तो चाहिए कि ये 38C2 कैसे लिख दिया, ये ऊपर वाला ये, और ये +1 कहाँ से आ गया बीच में। तो ये चीजें थोड़ा सा खुद अपने नोटबुक लैंग्वेज में लिख लीजिए। चलिए, आपके पास 8 अंगूठियां हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ द पॉसिबल 5 रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब 8 में से 5 की आपको अरेंजमेंट करनी है ऑन द 4 फिंगर्स, ठीक है। मतलब सिंपल आपको अरेंजमेंट नहीं करनी है, वो जो अरेंजमेंट है आपको बेसिकली अपनी 5 उंगलियों पे, सॉरी 4 उंगलियों पे करनी है, अंगूठे को छोड़ के, तो मतलब इन पे बैठा। द ऑर्डर ऑफ द रिंग्स ऑन ईच फिंगर इज सिग्निफिकेंट, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, मतलब आप अरेंज करेंगे चीजों को, ये कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वो 5 अंगूठियों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, नहीं, 4 ग्रुप्स में बांटा भी है, और उनका जो ऑर्डर है वो भी मैटर करेगा। ईच फिंगर इज सिग्निफिकेंट बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द ईच फिंगर हैव ए रिंग, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पांचों अंगूठियां एक ही उंगली में चली जाए और ये तीनों खाली हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक इसमें जाए, एक इसमें जाए, एक इसमें जाए, और 2 इसमें चली जाए, ठीक है, तब भी आपकी 5 उंगलियां बन गई। आप आई थिंक समझ रहे हो कि मैं धीरे धीरे किसकी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं।
ये बेसिकली कुछ नहीं, बेगर्स मेथड का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेगर्स मेथड का। बेगर्स मेथड में आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, ठीक है। और अगर इसकी और तो कुछ फॉर्मल टर्म नहीं है बेगर्स मेथड, बट स्टार्स एंड बार मेथड भी बोल देते हैं इसे, बेगर्स मेथड भी बोल देते हैं। स्टार्स एंड बार थोड़ा सा ऐसे बाहर वाले, मतलब अमेरिका वाले बंदे बोलते हैं, हम बेगर्स मेथड बोल देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट मो बेसिकली एन ही फाइंड आउट करना है, और वो जो है बाद में देख लेंगे वो तो क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक देखो, अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, क्वेश्चन समझ गए। अब ये चीज देखो कि पहले तो मैं ऐसा करूंगा कि 8 में से 5 अंगूठियां चुन लूंगा, चुन ली। अब उन पांचों को अरेंज कर दूंगा। 5 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल वे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा करो ना कि पहले बांट दो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करो, 8 में से 5 चुन ली। अब वो 5 अंगूठियों के आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स कितने बनाने हैं? 4 ग्रुप, ठीक है। और सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। या फिर ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे देखो, पहले आपके पास टोटल थी 8, 8 में से 5 आपने चुन ली। अब आपके पास 5 अंगूठियां आ चुकी हैं, 5 अंगूठियां, 1 2 3 4 5, 5 अंगूठियां आ गई। इसको कितने ग्रुप्स में बांटना है आपको? आपको इसको 4 ग्रुप्स में मारना है, मतलब 3 डिवाइडर मारने पड़ेंगे। एक डिवाइडर यहां मार दिया, एक यहां मार दिया, एक यहां, एक यहां, और लेट से एक यहां। तो ये आ गया आपके 3 डिवाइडर। अब इनको बेसिकली मुझे क्या करना है? सिंपली अरेंज कर देते हैं। जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पसंद तो इसलिए बोल रहा हूं। तो ये 3 4 5 6 7 8, 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल। उसमें से 5 चीजें एक जैसी हैं और 3 चीजें एक जैसी हैं, ये आ गया, ठीक है। ये सिंपली आपका 8C3 ही तो लिखा है, अगर किसी को लगे कि ये कैसे लिख दिया। अब दूसरा सीधा फॉर्मूले से बताऊं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन आपका कितना था? 5, आर था 3, और सॉरी आर था 4, 4 उंगलियों में ये तो डिवाइडर्स है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये आ गया 8C3 आपके पास। आई होप इट इज क्लियर कि 8C3 कैसे आया, ये बता दिया मैंने, क्लियर। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, डायरेक्ट आंसर, 8 में से 5 चुनी मैंने, ठीक है। फिर उन 5 को 4 में बांट दिया, उसके तरीके 8C3। लेकिन इन्होंने कहा था ऑर्डर मैटर करता है, तो वो जो 5 उंगलियां है ना, अपने आप में 5 फैक्टोरियल वेव से इधर उधर होती रहेंगी, उनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अगर हम देखें तो ये तो 8C3 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल 120। 8C3 आपका कितना आएगा? 8 7 6 अपॉन 6, 8 और 7 ही होगा, ठीक है। आपको बताना क्या था? फाइंड द लेफ्ट मोस्ट 3 नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ एन। बेसिकली आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 56 और 12, लो भाई कर लेते हैं कितनी आती है। तो ये आ गया 112, 56, 2 7 672, 56 6720। ओके, कुछ गलती की है हमने। लेफ्ट मोस्ट 3 नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये तो आपकी 672 आ रहा है, 376। एक सेकंड, लेट मी चेक कि हमने क्या गलती की है। 8 गुना 7 गुना 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6, और 8 गुना 7 आ गया, और 5 फैक्टोरियल आपका 120 है। ये तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेट एन बी दी पॉसिबल 5 रिंग अरेंजमेंट्स, 3 3 ऑफ, ठीक है। 5 रिंग की अरेंजमेंट है, 4 फिंगर्स पे करनी थी मुझे, और ऑर्डर ऑफ द रिंग
ऑर्डर सिग्निफिकेंट था, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द ईच फिंगर। ठीक है, सिंपल आप लगा सकते हो कि विदाउट कंडीशन बैगर फॉर्मूला लगा सकता था मैं, वो मैंने लगाया अभी। तो पहले मैंने 8 में से 5 चुनी, ठीक है, उनको फिर 4 ग्रुप्स में बांटा। 4 ग्रुप्स में बांटने का तरीका 8C3, ठीक है, और फिर उसके अरेंजमेंट्स के तरीके आ गए आपके 5 फैक्टोरियल। ओके, 112, 56, 112 और 56, 672। क्या गलती कर रहे हैं हम? अब लाइव भी नहीं है, लाइव होती तो आपसे पूछ लेते कि बताओ बच्चों कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं आपके सर। बट जो ऑल्दो कुछ दिख नहीं रहा है यार कि गलती एज सच कि ये गलती है। ओ, दिख गई क्या गलती है। गलती ये है बच्चों कि 8C5 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका 8 और 7 बना है ना, ये इसका स्क्वायर लिखना है। मैं आप सोचू कुछ तो मतलब हो रही है गलती, क्या हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। ये कर 6720 × 56, ठीक है, तो करो फिर। 672 और 56, 2 1 कैरी, 3 4 40, 10 का 0 1, 35 36 6, 3 कैरी, 30 और 33, ठीक है। तो ये आ गया 2 3 6 7 3, तो 376 37632 376,320। तो आपको लेफ्ट मोस्ट 3 नॉन जीरो डिजिट 376 आपका, ठीक है। तो कई बार इतने मतलब पूरा कंसेप्ट हम सही कर रहे हैं, बट ये सिली मिस्टेक हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, सिली मिस्टेक को हम ट्राई तो करते हैं जितना भी अवॉइड करने का, बट हाँ पेपर प्रेशर में और हो ही जाती है। आपका एक ट्रेपेजॉइड है ABCD, लेग जो BC है आपकी वो परपेंडिकुलर है टू द बेसिस AB एंड CD। मतलब ट्रेपेजॉइड किस टाइप का लग रहा है आपका कि जो BC है, BC लेग है वो परपेंडिकुलर है, मतलब इस टाइप का कुछ है कि A ये है, B ये है, C ये है। BC आपकी परपेंडिकुलर है AB के और CD के, ठीक है, एंड द CD। अच्छा, आगे कुछ बताया है। AB आपका √11 है, AD आपका √1001 है, मतलब इस टाइप का मान लेता हूं मैं, ठीक है, और ये आ गया 1001 है। आपको BC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब इसको x मान लो एक बार, चलो बेसिकली x स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। और कुछ गिवन है, और ये गिवन है कि जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। चलो कुछ तो अच्छी चीज दे दी, ये डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर है। ये रहे आपके डायगोनल्स। जैसा कि मैं कहता हूं कि थोड़ा फिगर अच्छा बनाओगे तो बढ़िया बात है। क्लियर। अब एक तो हम जो कंस्ट्रक्शन करते ही हैं हमेशा, पहले तो उसको कर लें। क्या करते हैं, यहां से ये गिरने वाली, ये वाली कंस्ट्रक्शन, इससे होगा क्या, ये वाला आपका लेट से A' मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये आपका x आ जाएगा, ये भी क्लियर। और ये टोटल आपका इतना सा √11 है, और इस हिस्से को मैं कुछ y बोल देता हूं। तो देखा जाए तो y अगर निकल गया तो x आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, अब देखिए आपका सिमिलैरिटी देखते हैं ट्रायंगल्स में, क्योंकि काफी राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं ABC, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो B पे बेसिकली राइट एंगल पे है,
ये अगर मैं किसके साथ सिमिलैरिटी करूं, सिमिलैरिटी किसके साथ करूंगी थोड़ा मजा आ जाए। ये आपका है ऐसे, इसके साथ नहीं, इसके साथ क्या कोई और बेटर है जिसके साथ मैं सिमिलैरिटी करना चाहूंगा। अगर मैं इसका करता हूं तो ये एक्स, ये रूट 11, ये तो सेम ही हो गया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। ठीक है। और अगर अगर मैं देखता हूं एक बार, ए बी सी जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी सी सिमिलर किसके है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल कोई और, ये है ये वाला, तो बी सी डी के बराबर। इसके अंदर √11/x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका जो ट्राइंगल है इसके अंदर एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन √11 प्लस वाई के बराबर, ये आ गया आपके पास। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वेयर देखूं तो वो कितना आ गया, 11 प्लस √11y। क्लियर। तो यहां से बेसिकली बस y निकला है, ये निकल जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपको एक रिलेशन मिल गया है एक्स और वाई में, समझे। और एक रिलेशन तो यहां से निकाल लूंगा मैं, बस दो रिलेशन ही तो निकालने थे। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1001। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1001, एक आ गया ये, एक आ गया ये। सिंपली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है दिक्कत करेगा कैलकुलेशन वाइज ही थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक्स स्क्वेयर चाहिए ना, तो वाई को डालेंगे, लेकिन ये फिर पावर बाय क्वाड्रेटिक जाएगा और खुद में चलो करना पड़ेगा, बोलने से कुछ होगा नहीं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वेयर माइनस 11, ठीक है, √11। अब है वाई, वाई आ गया आपके पास 1000, ऐसा करें, नहीं 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 नहीं, वाई स्क्वेयर लेके आता हूं, ये आएगा वाई, पहले तो वाई स्क्वेयर करो इसका, एक्स की पावर 4 121 माइनस 22x², और अब आ जाएगा आपके पास 11y², वाई स्क्वेयर अब लिख दो 1001 माइनस x²। क्लियर। 1001 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस का 11, ये आ गया माइनस का 11x², ठीक है। और ये आ गया 121, और ये 121 माइनस 11 गुना 1001, 11 माइनस 1001, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेसिकली 990, 990। अरे यार ये तो कैलकुलेशन गंदी जा रही है, ठीक है। ये आपकी 121 माइनस की जा रही है ना, अच्छा ये आ रहा है, ठीक है। क्लियर। बट मैं आपको यहाँ पे अब ज़्यादा यार कैलकुलेशन करने का मैं मूड में हूँ नहीं हूँ। आई थिंक मेरे पास ये सोल्व पड़ा होगा। बेसिकली अब एक्स स्क्वायर को टी मान लो और टी की वैल्यू आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए, आई होप मेरे पास होगी कहीं ना कहीं तो लिखी वैल्यू, ये है आपके पास, ये आपका आ रहा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ टी को मान के, टी स्क्वेयर माइनस 11t और माइनस का 10890, ये आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को बेसिकली मैंने टी मान लिया और वहां से आप देख लीजिएगा, और यहां से मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं टी की वैल्यू, ठीक है। श्रीधराचार्य लगा लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। और टी की वैल्यू है आपकी 110, 110 आ रही है आपकी वैल्यू, बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू,
ठीक है, तो कैलकुलेशन में यार ज़्यादा टाइम नहीं हम खराब करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली जस्ट आपको इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आपको बनानी मैंने सिखाना था इस क्वेश्चन में, कि हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से एक रिलेशन क्रिएट किया, पाइथागोरस से एक रिलेशन क्रिएट किया, आगे बस आपका कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा खुद और ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलिए। नाउ दिस इज क्वाइट एन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपने काफी किए होंगे, जेई के अंदर भी ये आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और इसके अंदर तो आती है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस फॉर्म में आपको गिवन है, आपको लीस्ट इंटीजर बताना है, सबसे छोटा इंटीजर जो इस वैल्यू से बड़ा होगा। जब भी आपकी इतनी हाई पावर्स हो जाती है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलर फॉर्म से करने का। ठीक है, तो यूलर फॉर्म में मैं क्या करूंगा कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मानूंगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, अब मैं अगर लिखता हूं तो ये आ जाएगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1/z का मतलब क्या आ जाएगा, 1/r इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, जो नीचे था उसको जस्ट ऊपर, ये आपका किस फॉर्मेट में लिखा है, 2 कोस, और अंदर वाले को 3 डिग्री कितना होता है, π/180 करोगे तो π/60, ये आ गया। अब आपको पता है ये जो आगे लिखा होता है ये मोड होता है। ठीक है, और ये मोड कैसे बनेगा इसके बराबर, जब r आपका 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि r 1 के अलावा ये बन ही नहीं सकता। क्लियर, तो r आपका 1 है, ये तो आपकी बात पक्की आ गई। ठीक है, और एंगल कितना है, दैट इज थीटा, तो थीटा आपका आ गया π/60। तो हमने ये जो गिवन था इससे r और थीटा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यही सेम चीज यहां पे डाल देंगे वापस, तो ये आ जाएगा z की पावर 2000, मतलब इसकी पावर 2000, तो ये आ जाएगा r की पावर 2000 इंटू ई की पावर 2000 आयोटा थीटा प्लस 1/r की पावर 2000 इंटू ई की पावर माइनस 2000 आयोटा थीटा। अब देखो r तो आपका 1 ही है ना, ये दिखने में जो डरावना है, r है तो 1, 1 की पावर 2000 भी 1 ही आ गया, ये आ गया ई की पावर 2000 इंटू आयोटा, तो ये था, और थीटा, थीटा आपका क्या है बेटा, थीटा आपका सॉरी π/60, तो ये आ गया π/60। ये भी आपका 1 है, प्लस ई की पावर माइनस में 2000 इंटू π/60। क्लियर, ये आ गया आपके पास, और ये आयोटा माइनस का। अब देखिए ये आपका क्या बन रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 100/3, तो ये आ गया 100π/3, 100π/3। अब मैं क्या करूंगा, ये जो चीज लिखी है ना इसको इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। क्लियर, इसको इस फॉर्मेट में मैं अगर लिखना चाहूं, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये इस फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। अब देख लो, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा आता भी नहीं है ना तो भी देख लो, कंपेयर करके ही देख लो कि जब ये ऐसा था तो ये ऐसा लिखा गया, तो ये आपका आएगा बेसिकली 2 कोस, वैसे मुझे ये एक ही बार में कर देना चाहिए था, 2 कोस 100π/3, 100π/3, ये आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ज्यादा इन डेप्थ भी आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज की नहीं है रिक्वायर, ऑल्दो जेई के अंदर तो आप बहुत इन डेप्थ ही पढ़ते हो, लेकिन आपका इसके अंदर नहीं आता इतना। क्लियर, तो ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos 33 पाई प्लस π/3। क्लियर, 99π प्लस π/3, 33 पाई कितना होता है आपका ओड, तो वो आपका चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका होता है, पहले तो ये नो चेंज 2 cos π/3, लेकिन ये आपका किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस का 2, cos 60 होता है हाफ, तो ये आ गया -1। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, लीस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा हो, -1 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 0, तो आपका आंसर आ गया 0। तो 0 को कैसे लिखोगे, 0 0 0,
क्योंकि आपको 3 डिजिट में, IOQM में ऑल दो 2 डिजिट में लिखना होता है, बट AIME में 3 में लिखना होता है, तो इसलिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए बच्चे डर जाते हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल है आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ABCD के अंदर। ठीक है, तो पहले था ना ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दे लिया करो किसके अंदर क्या है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, ठीक है, कई बार बच्चे सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखा करो। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल और टेंजेंट AB एट, अच्छा थोड़ा फिगर बनाना ही पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे चाहिए तो मैं इस टाइप का बना लूं, इस टाइप का मैंने बना लिया, ठीक ही बन गया। सर्कल बना पाऊंगा मैं, एक ऐसा सर्कल जो टेंजेंट है बेसिकली सभी साइडों पे, AB और CD पे टेंजेंट है, ABCD, मतलब दूसरों पे भी हो गई। अरे भाई लगभग ठीक बन गया यार, काफी सही है। मान लो ये वहां पे भी टेंजेंट है, ठीक है, मान लो, इतना तो मान ही सकते हो, लो ये लो, काफी अच्छा लगा। ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल था, ओके, ABCD। AB आपका टेंजेंट है P पर, मतलब ये अगर मैं सेंटर मानूं तो ये आपका P है बेसिकली, ये आपकी रेडियस आ गई। और CD का Q पर, CD Q पे टेंजेंट है, तो ये आपका Q आ गया। ठीक है, गिवन दैट AP आपका 19 है, AP आपका 19 है, तो ऐसे क्वेश्चन करवाए ना पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल लेंथ की होंगी, तो ये 19 है, तो ऑब्वियसली हाँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये टेंजेंट, ऑब्वियसली यार टेंजेंट होगा ही यार, इतना तो आप जानो कि ये टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। अगर ऊपर और नीचे टेंजेंट बन रहा है तो साइडों में क्या बिना छुए चला जाएगा, वहां पे भी बनेगा ही, तो यहां पर भी आपका ये टेंजेंट ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, AP 19 है तो ये वाला भी 19 है, PB 26 है, ये वाला 26 है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 26 है, तो CQ 37 है, ये वाला 37 है, तो ये भी 37 है, और फिर इसके बाद QD 23 है, तो ये 23 है, तो ये भी 23 है। आपके पास क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड तो आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेडियस, जो सर्कल है ना उसकी रेडियस का स्क्वायर, R स्क्वायर पूछ रहा है बेसिकली। और अगर मैं ये देखूं, ये वाला आपका फिगर ये भी आ रहा है, अब देखो ये सभी आर आ रही तो है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखा जाए तो ऐसा लगता है काफी डाटा गिवन है, बट इसके अंदर अब आर कैसे फाइंड आउट करें। अगर ये आपका आर है, एक्स, थोड़ा सा अच्छा वो करते हैं लाइन, ये देखिए, ये आपकी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी तो आपकी रेडियस है, क्लियर। अब देखो ये रेडियस आपकी बराबर है इसके, ठीक है, इसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल आपका 90 होगा, टेंजेंट रेडियस के 90 डिग्री होती है ऑब्वियसली, और ये दोनों साइड बराबर है, तो मतलब ये एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 है। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर भी देखोगे तो ये भी 45 है, तो मतलब ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समझ गए, तो इसको मैंने 90 कह दिया। अब सिमिलरली नीचे भी कर दूं यही काम, ये लो नीचे भी कर देता हूं, इसमें क्यों शर्माना, तो ये भी आपका 90 ही है ऐसे ही, ठीक है, 90 आ गया, ओके। एक सेकंड एक सेकंड, क्या गेम कर गए ये रेडियस थोड़ी ना होगी, ये रेडियस कहां से हो गई, ये रेडियस तो है ही नहीं है, सर्कल पे होती है रेडियस, क्या बात कर दी, तो ये दोनों बराबर नहीं है,
ये बात तो गलत, ये गलत, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये बात जरूर ठीक है कि ये 90 है, इतनी बात ठीक है, इतना तो मानते हो कि हाँ ये बात ठीक है। अब कहां से कुछ पता करें। ये आपका 45-45 तो नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 45-45 आपका नहीं है। लेकिन एक बात आप कहेंगे, मानेंगे कि ये जो टोटल है ना ये 90 है, ये टोटल 90 है। ये आप देख लो एक बार, ये टोटल आपका 90 है, ऑल्दो ये 45-45 नहीं है, ठीक है, बट ये वाला आपका 90 है। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं ये, तो ये वाला आपका 90 है। क्लियर? इक्वल इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली दिख भी रहे हैं आपको, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये एंगल अलग अलग है, तो ये ऐसे भी सेम नहीं है 45-45। लेकिन ये 45 से जितना कम है ना, ये वाला एंगल 45 से उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज आप एक बार खुद से ऑब्जर्व करना ज्योमेट्री से, ठीक है। बट अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, लेट से इसको मैं ओ बोल देता हूं बच्चों। तो आपका एंगल आ गया ए ओ पी, ए ओ पी, फिर एंगल आ गया आपके पास पी ओ बी, फिर आपका एंगल आ गया पीओबी, और यहां से अगर मैं देखूं डीओ क्यू, और ये एंगल आपके आ गया सीओ क्यू, ठीक है, सीओ। ये आपका 180 डिग्री है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये हमने एंगल्स कर लिए 90-90, ये टोटल आ गया आपका 180। अब अगर एक एक करके देखते हैं, ए ओ पी, इसके अंदर अगर मैं इस एंगल को लिखूं तो वो क्या आएगा, P बाई बी का tan इनवर्स, तो मतलब दिस अपॉन आर। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे आर को इंक्लूड करना था, तो मैंने इस एंगल को लिखा tan इनवर्स ऑफ 19 अपॉन आर। ओके, तो ये आ गया 19 बाय आर। सिमिलरली ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 26 बाय आर। और डी ओ क्यू आपका कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स आपका ये कितना बैठ जाएगा, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो देखिए परपेंडिकुलर 23 बाय आर, और ये वाला आपका आ जाएगा 37 बाय आर। ठीक है, या अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे। tan लूंगा तो इसको मैं एक क्वांटिटी मान लूंगा, इसको मैं एक मान लूंगा। अब अगर मैं tan लूंगा तो लेट से ये एक एंगल ए है, ये बी है, तो tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये आ जाएगा tan ऑफ ये पूरा प्लस, सॉरी, ये पूरे को एक बार ए मानो, ये दो दो बार लगेगी प्रॉपर्टी। इस पूरे को ए एक एंगल मानना, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये आ गया। और tan 180 होता है 0। अब समझे मैं इतना क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है ये 0 होके कटेगा, तो ये वाली चीज तो उस तरफ जाके कट जाएगी। आपके पास बचा क्या, ये देख लो, tan के अंदर ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, tan इनवर्स ऑफ 19 बाय आर प्लस tan इनवर्स 26 बाय आर। क्लियर? प्लस ये आ गया आगे वाला tan ऑफ tan इनवर्स 23 बाय आर और tan इनवर्स 37। ये कैलकुलेशन वाइज मुश्किल जाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। अगर आपके पास इससे बेटर कुछ मेथड है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि सर इससे बेटर तो ये ऐसे कर लेते, बट हाँ इसकी कैलकुलेशन लेंदी होगी। ओके, तो इसको एक बार मैंने कॉपी किया, टेंशन मत लो, कुछ भी गायब नहीं हुआ है आपका।
और फिगर ये आपका चला गया, फिगर नहीं हटाना था। ठीक है, अब यहां पर क्या लगाओगे, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी। जब मैं, अब देखो, टेन ए लगाऊंगा तो टेन से टेन इनवर्स कटा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ये आ गया यहां से। सिमिलरली वहां से ये आ गया 23/r और 37/r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 23/r और 37/r। क्लियर, और ये आ जाएगा आपका। अब इसको सोल्व करके r फाइंड आउट कर लेना। मैं पहले कह रहा हूं लेंदी है, ऑब्वियसली लेंदी है थोड़ा सा, चलो मैं कर दे रहा हूं, बट पूरा आप ही करना यार, इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। 19 और 26, तो 5 एक कैरी 2 3 4 5 20 30 45, तो ये बेसिकली आपका 45 आर आ गया, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास ओके। आर से जब मैंने, अच्छा आर स्क्वेयर से कर देता हूं ना, आर स्क्वेयर से कर दो मल्टीप्लाई, आर स्क्वेयर से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 आर, ये आ गया आर स्क्वेयर माइनस 19 गुना 26 प्लस 30 40 50 60 आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस 23 गुना 37। ठीक है, अब यार इसका एलसीएम उलसीएम ले लेना, जो भी है आपका आंसर एट द एंड आ जाएगा। अब डू इट नाउ, ये आपका काम है। ठीक है, अब इतनी गधा मजदूरी मैं नहीं कर रहा। नाउ जस्ट डू द कैलकुलेशन। मैंने पहले ही कहा था ये वाली जो डीपीपी है इसका लेवल कंपैरेटिवली टफ था, टफ है दूसरी जो आपने अभी तक डीपीपी की थी, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक आप एक या दो ही क्वेश्चन कर पाए होंगे जितना मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि इसके अंदर बात है कि हिम्मत ही नहीं बनती बच्चे की, हिम्मत ही नहीं बनेगी, मतलब दिख भी रहा है ना तो भी ऐसा लग ही नहीं रहा यार कैसे करूं ये इतनी कैलकुलेशन, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ है। बट आप आर आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 आइडेंटिकल क्रेट्स हैं, हर एक क्रेट के डायमेंशन है 3 फीट 4 फीट 6 फीट, बेसिकली लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको द फर्स्ट क्रेट इज प्लेस्ड फ्लैट ऑन द फ्लोर, मतलब पहली को आपने ऐसे रख दिया। ईच ऑफ द रिमेनिंग 9 क्रेट्स इज प्लेस्ड इन टर्न, मतलब पहली रखी, फिर दूसरी कैसे रखी, तीसरी कैसे रखी, ऐसे रख दिया आपने ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस क्रेट, एंड द ओरिएंटेशन हर एक की रैंडम थी, सभी की रैंडम थी। क्लियर, एम बाई एन विद द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टैक क्रिएट्स, अच्छा मतलब वो जो रैंडम आपने किया ना कि पहली कैसे रख दी, दूसरी क्या पता ऐसे रख दी, तीसरी ऐसे रख दी, फोर्थ वाली मतलब कई आपने लेंथ वाइज रखी है, कई आपने हाइट वाइज रखी है, कई आपने ब्रेड्थ वाइज रखी है। क्लियर, लेकिन आखिरी में जो आपको वो चाहिए टोटल उनकी हाइट वो 41 फीट होनी चाहिए। एम एन एन, तो इसकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 41 फीट की बन जाएगी, 41 फीट की बनानी है। ठीक है, अब देखो अगर वैसे देखा जाए थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करने के लिए, अगर मैं सभी को लेंथ वाइज रखता, लेंथ उसकी क्या थी 3 3 की, तो 3 3 3 के हिसाब से अगर हाइट वाइज में रखता तो कितना आता 30 फीट, तो बन ही नहीं रहा था। अगर सभी को मैं इस तरीके से रखता 4 4 के हिसाब से, तो 4 4 4 10 बार 40, तो भी नहीं बन रहा था आपका। 6 के हिसाब से करता तो वो ऊपर चला जाता। तो मतलब ऐसा है कि कुछ आपने लेंथ वाइज रखी, कुछ ब्रेड्थ वाइज रखी, कुछ आपने उसके वाइज रखी, तो वो देखना कि किस हिसाब से कैसे क्या रखी। एक चीज देखो, टोटल 10 क्रेड्स हैं आपके पास, ठीक है, लेट से आपने लेंथ वाइज ए क्रेड्स रख दी, नंबर ऑफ क्रेड्स प्लेस्ड
लेंथ वाइज मैंने माना कि ए क्रेट्स आपने लग दी, नंबर ऑफ क्रेट्स जो आपने प्लेस की ब्रेड्थ वाइज आपने प्लेस कर दी बी, और हाइट वाइज आपने रख दी सी। जो टोटल नंबर ऑफ आपकी वो है क्या कहते हैं क्रेट्स, ए प्लस बी प्लस सी, 10 सी है ना टोटल, तो ए प्लस बी प्लस सी तो आपका 10 है, ये आपका ये आ गया। अब लेंथ वाइज जब आपने रखी तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, एक क्रेट का टोटल हाइट में 3 फीट का कंट्रीब्यूशन था, 3a प्लस बी वाली का 4b प्लस सी का आ गया 6c, और जो मुझे टोटल हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, 41 फीट। ठीक है, अब ये जो आपने लिखा है यहां पे ए बी सी पे कंस्ट्रेंट क्या है, ए बी सी आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी लेंथ वाइज रखो ही ना, सिर्फ ब्रेड्थ और हाइट से आप बना दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये मिनिमम टू मिनिमम 0 तक जा सकता है कि ए बी सी आप 0 जा सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप सभी की सभी जो क्रेट्स हैं आपकी, वो आप कैसा करो कि सभी क्रेट्स आपने रख दी हाइट वाइज, या फिर वो क्या कहते हैं, लेट्स से मैंने सभी क्रेट्स ब्रेड्थ वाइज रख दी, मतलब 4 पॉसिबिलिटी तो है ही है ना। तो बेसिकली 10 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू इनकी। क्लियर, ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ गए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सो दैट हमें ए बी सी के बेसिकली पेयर्स मिल पाए कि भाई हम रख कैसे कैसे पा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये काफी अच्छा आई थिंक हो जाएगा। कैसे, 3a 3b 3c, और ये आ जाएगा b प्लस 3c, ये आ गया 41, और ये इसकी पूरी वैल्यू आ गई 30 प्लस b प्लस 3c, तो आ गया आपके पास b प्लस 3c 11, b प्लस 3c आपके पास 11 आ गया। अब नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, पेयर्स बनाने ही पड़ेंगे। एक बार b को 0 लो, मतलब आपके b और c इंटीजर्स है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो b को अगर मैं 0 लेता हूं तो c आ गया 11/3, तो ये तो नहीं हो सकता। b को मैं 1 लेता हूं तो ये आ गया 10/3, नहीं हो सकता। b को 2 लेता हूं तो ये आ जाएगा 9/3, दैट इज 3, c आ गया आपके पास 3, ये हो सकता है एक पेयर। अगला, b को ऑब्वियसली 3 लेने पे नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 आएगा, 4 पे भी नहीं हो पाएगा, 7 आएगा, 5 पे हो जाएगा। 5 पे करने से 6/3 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब b को मैं 6 लूंगा तो 5 नहीं हो पाएगा, 7 नहीं हो पाएगा, 8 हो जाएगा। 11 में से 8, 3/3 1, तो c आ गया 1। ठीक है, तो इसके बाद और भी कुछ हो सकता है, B11 भी हो सकता है, सॉरी B11 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 10 तक ही जाएगा, 9 और 10 आपका। तो आपके पास जो पेयर बने वो देख लो क्या बन गए हैं। पेयर है एक तो 2,3, 2,3 का पेयर है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये B और C का पेयर है, और ये आ गया 5,2, और ये आ गया 8,1। तो A के साथ भी लिख दो कितना है, टोटल सम आपका 10 है, तो ये आ गया 5, तो A आ गया 5, तो 5 2 3 आ गया एक पेयर। अगला पेयर आपके पास क्या है, 5 6 7, तो 3 5 2, 3 5 2, और अगला पेयर है आपका 8,1, तो 1 8 1। तो ये आपके 3 पॉसिबल पेयर्स हैं ए बी सी के। अब ये पेयर्स दिखा क्या रहे हैं कि मैंने 5 लेंथ, तो लेंथ मतलब 5 क्रेट तो लेंथ वाइज रखी, हर एक का था 3 का कंट्रीब्यूशन, तो ये आ गया 15, एक देख लो 15। फिर 2 क्रेट्स मैंने ब्रेड्थ वाइज रखी, एक का कंट्रीब्यूशन 4 था, तो 4 और 2 हो गया 8। फिर 3 क्रेट्स मैंने रखी हाइट वाइज, तो 6 थी 18, तो ये टोटल देख लीजिए
33 और 8 41 हो गया, और ये आपका मतलब ऐसे सही बैठ गया। तो ये आपके 3 पेयर आ गए, लेकिन नंबर ऑफ पेयर नहीं इन्होंने पूछे थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे है, हल्का सा कॉम्बिनेटोरिक्स भी इन्होंने मतलब मिला दिया बीच में, ठीक है। इसके अंदर आपसे ये पूछ रहा है, क्लियर, ये देखिए इसने क्या पूछा था, लेट m बाई एन बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ये चाहिए। तो टोटल, अब आते हैं फेवरेबल केसेस पे। आपके कितने फेवरेबल केसेस हैं? फेवरेबल केसेस, सॉरी टोटल केसेस क्या है? टोटल केसेस तो ये है कि मैं आपका क्या कहते हैं, हर एक क्रेट के पास 3 चॉइसेस थी। हर एक क्रेट या तो लेंथ वाइज जा सकती थी, या ब्रेड थी, या हाइट, ठीक है। अगली क्रेट के पास भी 3 चॉइसेस थी, उससे अगली के पास भी 3 चॉइसेस थी, ऐसे करते करते 10 की वो आ गई। तो डायरेक्टली लिख दूं कि 3 की पावर 10 थी टोटल, तो टोटल आपकी 3 की पावर 10 थी। क्लियर। अब है मेरे फेवरेबल केसेस। फेवरेबल क्या है? जिनके अंदर 41 बन रहा है, और वो किस किस केस में बन रहा है? इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। अब इनको कैसे करना है? फेवरेबल में मतलब 5 मैंने एक तरीके से जचाई, 2 मैंने एक तरीके से जचाई, और 3 मैंने एक तरीके से जचाई। तो इनको जचाने के क्या तरीके हो गए? टोटल थी 10 फैक्टोरियल, 5 मैंने एक तरीके से, 2 एक तरीके से, 3 एक तरीके से, ठीक है। या तो ये अरेंजमेंट हो सकता था फेवरेबल में, या फिर ये वाला। ये वाला कैसे? ऑल्दो आप देखोगे ये दोनों एनालॉगस है एक दूसरे के, ठीक है, सेम ही बनेगा, बट ठीक है मैं लिख दे रहा हूं अलग। 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये होगा। या फिर ये वाला अरेंजमेंट हो सकता था कि टोटल 10 जचाई, लेकिन उसमें से एक एक तरीके की थी, 1 फैक्टोरियल, 8 क्रेट्स एक तरीके की थी, और एक एक तरीके। ये आ गया आपके पास। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए और आपका m बाई एन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब नहीं मुझसे मेहनत करवाओगे, ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया अच्छे से। कैलकुलेशन प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डीपीपीज में मैं अब से सोच रहा हूँ कैलकुलेशन आप पर छोड़ूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे नहीं स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। नाउ डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा इसकी। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑल्दो ये दिखने में टफ लग रही है नहीं है, क्यों? 10 इंटू 9, ये तो 90 ही है आखिरी वाला, ठीक है, और ये दोनों तो सेम ही है, सिर्फ एक ही आपको निकालना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 6 और 2 12 है, और 12 थोड़ा सा कट ही जाएगा, थोड़ा सा कर लेना। क्लियर। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एम और एन रिलेटिवली प्राइम आ जाएंगे, तो नीचे वाला तो ऐसे ही प्राइम ही है पहले से ही। क्लियर। तो ठीक है, बस देख लेना ऊपर कितने 3 कट रहे हैं, उतने 3 काट लेना। चलिए अगला है हमारा 2013 का AIME1 क्वेश्चन। मिस मैथ्स किंडरगार्टन, मिस मैथ्स, नाम भी मिस मैथ्स, वाह काफी बढ़िया। मिस मैथ्स किंडर, रीड कीजिए एक बार क्वेश्चन। क्या मैसेज आया? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, नो इशू। हाँ, मिस मैथ्स किंडरगार्टन क्लास हैव 16 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। 16 बच्चे हैं मैम के पास, ओके। क्लासरूम हैज ए वेरी लार्ज नंबर एंड ऑफ प्ले ब्लॉक्स विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। इफ 16, 15 और 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, अगर 16 बच्चे हों, 15 हो या 14 बच्चे हों क्लास में, देन इन ईच केस ऑल द ब्लॉक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग टू ईच स्टूडेंट। अगर 16 बच्चे हैं तब भी ब्लॉक्स बंट जाएंगे, 15 बच्चे हैं तो भी बंट जाएंगे, 14 बच्चे हैं तो भी बंट जाएंगे। भाई ऐसे कैसे, कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास? आप एक चीज समझे कि जो, मुझे नहीं पता ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स आपके पास n है, वो कितने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक जरूर यहां से क्या चीज पता लगी कि वो जितने भी है ना, वो इसके एलसीएम का फैक्टर है। एलसीएम का ऑब्वियसली फैक्टर होना पड़ेगा,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना पड़ेगा इस नंबर का, क्योंकि वही एक तभी इक्वली इक्वली पूरा पूरा बटेगा, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं बचेगी। तो यहां से आपका बेसिकली आपने क्या कहा कि जो एलसीएम है ना, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि एलसीएम के बराबर है, नहीं, एलसीएम के बराबर नहीं मैंने बोला, मैंने कहा कि वो जो एन है ना, इसके एलसीएम का फैक्टर है, मतलब एलसीएम उसका फैक्टर है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होता है वैसे, 2 की पावर 4 और 3 5, 3 और 5 और 2 और 7। तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है ना, तो 2 की हाईएस्ट पावर आपने 4 ले ली, 3 की आपने ले ली 1, 5 की ले ली 1 और 7 की ले ली 1। तो ये आ गया आपका बेसिकली एलसीएम इसका, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं एन मेरा किस टाइप का है। ये जो एलसीएम है इसको मैं क्या मान लूं, के मान लेता हूं, इसको मैंने के मान लिया। तो के का कुछ मल्टीपल है एन, लेट से क्यू इंटू के है। अब ये Q1 भी हो सकता है, क्या पता यही हो वो नंबर, ठीक है, क्या पता 2 3, क्या पता 100 इंटू कुछ भी हो सकता है, ये नहीं मुझे पता। एन क्यू इंटू के है आपका, और यहां पे मैं लिख दूं क्यू आपका बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो ब्लॉक्स को तो नहीं बांटोगे ना। हो, चलो आगे चलते हैं। देयर आर 3 इंटीजर्स एक्स वाई जेड 0 से 14 के बीच में, सच दैट व्हेन एक्स वाई और जेड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड द ब्लॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल नंबर्स टू द ईच स्टूडेंट, देयर आर एग्जैक्टली 3 ब्लॉक लेफ्ट। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक्स स्टूडेंट्स, वाई स्टूडेंट, जेड स्टूडेंट्स हैं। जब भी आपके पास एक्स स्टूडेंट होते हैं तब आप इक्वली जब बांटोगे ना, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू दे दी है कि वो 0 से 14 तक ही हो सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। जैसे कि लेट से 8 है आपका, ठीक है, 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट में अगर मैं इक्वली ब्लॉक्स बांटता हूं तो मेरे पास 3 ब्लॉक्स बच जाएंगे, ठीक है। वाई अगर मेरा 10 है तो 10 में जब बांटूंगा तब भी मेरे 3 बच जाते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं इस सेकंड लाइन का मतलब। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ये देख लो, मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं यहां से ये बात कह सकता हूं कि एन है वो आपका रिमाइंडर देगा 3, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। जब आप उसका मोड किससे करोगे, जब आप उसका मोड करोगे एक्स के साथ, मुझे पता ही नहीं है एक्स क्या है अभी, एक्स 0 से 14 में कुछ है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। एन 3 रिमाइंडर देगा जब उसका मोड आप किसके साथ करोगे, वाई के साथ, मोड वाई, और एन आपका 3 रिमाइंडर देगा जब मोड करोगे आप जेड के साथ, ठीक है, ओके। अगर यहां से एक चीज देखी जाए तो यहां से एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो आपका एन है ना वो के का तो फैक्टर है, ये आपको दिख ही रहा है। तो यहां से मैंने लिखा एन, ये आ गया आपके पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7, एंड इट इज इक्वल टू क्यू, ओके। तो एन अपॉन दिस इतना आ गया हमारे। अब क्या हम एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन है ही नहीं है कुछ, तो एक्स वाई जेड को लेके मैं ऐसा कर सकता, ओके। तो एक्स वाई जेड मैं बेसिकली क्या कर सकता था कि आपकी 0 से लेके 14 तक है, क्लियर, 0 से लेके आपके 14 तक आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज है। अगर एक्स इसके अंदर, अब एक चीज देखो, क्या देखें, कुछ तो यार कर सकते हैं यार, ऐसा तो नहीं कि मतलब इतना कुछ मिसिंग डाटा तो
हम कर ही नहीं पाएंगे फिर क्वेश्चन, काफी ज्यादा मिसिंग है ना डाटा। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। बेसिकली यहां पर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 अप टू 13। ठीक है, अप टू ये 13 वैल्यूज आ गई। हम्म, ठीक है। अ, एक चीज, एक चीज देखिए, आपके पास यहां से एक्स वाई जेड बेसिकली पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज है। क्लियर। अब इसमें से ये हम देख लेते हैं ना कि कौन सी इससे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। वन देखा, वन इससे पूरा डिवाइड हो रहा है, मुझे चेक करनी है जो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। तो वन तो आपकी डिवाइड हो रही है, हटाओ। टू, टू भी आपकी इससे पूरी डिवाइड हो रही है। थ्री, थ्री भी आपकी इससे पूरी डिवाइड हो रही है। फोर, दो की पावर दो, चार, ये भी डिवाइड हो रहा है। फाइव, फाइव इससे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब देखो, छ, छ देखूंगा तो तीन और दो छ, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। सेवन, सेवन भी आपका डिवाइड हो रहा है। एट, दो का क्यूब आठ, ये भी डिवाइड हो रहा है। नो, नो डिवाइड हो रहा है, तीन का स्क्वायर चाहिए था, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक आपका नंबर ये है, हो सकता है। टेन, टेन आपका डिवाइड हो रहा है, दो गुना पांच, दो गुना पांच है 10, ये नहीं हो रहा। फिर है 11, 11 की अगर मैं बात करूं तो 11, 11 भी नहीं हो रहा इससे डिवाइड, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही नहीं है, तो मतलब ये भी। 12, 12 चार गुना तीन 12, चार गुना तीन, ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता एक्स वाई जेड। तो 13, 13 भी नहीं हो रहा। तो आपने जो एक्स वाई जेड ढूंढे थे वो आपके पास आ चुके हैं, 9 12 13 ही आ गया। तो एक्स वाई जेड आपका आ गया है 9 11 और 13, 9 11 एंड 13। क्लियर, 9 11 एंड 13। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा कर दूं अपडेट कि आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये मोड 9 है, ये आपका है मोड 11 और ये है मोड 13। मतलब मेरा एन है, 9 से डिवाइड करने पे तीन रिमाइंडर दे रहा है, 11 से डिवाइड करने पे तीन रिमाइंडर दे रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है ओके। और एन मेरा 13 से डिवाइड करने पे भी तीन रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, इस टाइप का मेरा अब एन है। तो यहां से फिर अब आप थोड़ी और पॉसिबिलिटीज आप लिख पा रहे हैं कि मेरा एन किस टाइप का हुआ। एन आपका होगा, ऐसा कुछ होगा। एन क्या होगा कि 9 गुना 11 गुना 13, इनसे तो इसका तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इन सबसे डिवाइड मैं कर रहा हूं, तो ये तो फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आएंगे। इनटू में मैं क्या लिख दूं अब, रिमाइंडर आपका बच रहा है, सॉरी, 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू लेट से समथिंग कुछ इन, इसका मल्टीपल m प्लस रिमाइंडर है 3, 9 गुना 11 गुना 13 मल्टीप्लाई बाय m, और फिर है आपका ये कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ये आ गया आपके पास। क्लियर। तो इस टाइप का है आपका, मतलब ये n। तो n आपका यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो n आ गया आपके पास 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू एम प्लस 3, इस टाइप का है। और ये आ गया q इंटू के, ये आपका क्या है, ये रहा 2 की पावर 4
गुना 3, 5 और 7। ठीक है, अब आपको Q और M फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहां पर ज्यादा लेंदी हो रहा है, आपको ना यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करना है, ऑल्दो लेंदी रहेगा, पहले ही बता रहा हूं। यूज ये वाली चीज अब आपको थोड़ा खुद देखनी पड़ेगी, ये मैंने सारा समझा दिया आपको। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली डीपीपीज का जो लेवल है इट इज हायर देन दी प्रीवियस डीपीपीज। ठीक है, नाउ यूज यूक्लिडियन एल्गो टू फाइंड। अब आपको n की लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज चाहिए ना, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू q और m की फाइंड आउट करो। नाउ यूज यूक्लिडियन एल्गो टू फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ q एंड m की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आप यूक्लिडियन से फाइंड आउट कीजिए। क्या आ जाती है वो बता देता हूं आपको मैं, क्योंकि यूक्लिडियन आप खुद करेंगे। आपके पास आ जाती है ये आ जाएगी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर, जैसे कि आपका 9, 11, 13, जैसे ये 3 आपका कट रहा है ना, तो 3 गुना 11, जैसे ये दिखा दे रहा हूं मैं, 3 इंटू 11 इंटू 13 इंटू m प्लस 1, और 3 से अगर मैं जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 2, 4, 16 गुना 35। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, और यहां से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, m आएगा आपके पास 171, और ये आ जाएगा q आपके पास आ जाएगा 131 यूक्लिडियन का यूज करके। ऑल्दो मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए कि भाई ये तो बस इतना इतना इजी नहीं आएगा, ये मतलब आपके लिए ग्राइंड है ये। ठीक है, ये वाला आपको पूरा करके अच्छी मेहनत करवाएगा आपसे ये। ठीक है, तो आपके पास अब अपना n आ चुका है। क्या है n? क्या है 9 गुना 11 गुना 13 गुना 171, तो n आ गया आपके पास 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू m आ गया 171 प्लस 3, ये आ गया आपके पास। तो ओके, अब आपको बताना क्या था, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दी। तो पहले देखो वो वैल्यू है कितनी, कैसे। ओके यार, ये इससे तो दिक्कत होगी, यहाँ पे मत पुट करना, यहाँ पे और कैलकुलेशन दिक्कत। एन की 2 वैल्यूज है ना, एक ये भी है, यहां से कर लो, यहां से दिक्कत हो रही है। अब देख रहे हो आखिरी स्टेप तक ये क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है। एन आपका क्या था, दूसरा ये था Q इंटू के, Q इंटू के से करो। Q क्या था 131 इंटू के कितना है 2 की पावर 4, हो यहां से भी जाएगा 3, 5 और 3, 5, 7। अब बात क्या है कि ये आपके पहले ही प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन वहां से करते तो पहले वो पूरा बनता, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करते। क्लियर, तो यहां से ही आ गया। अब आपको बेसिकली क्या बताना था, सम बताना था डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स। प्राइम डिविजर्स कौन से हैं इसके? प्राइम डिविजर्स हैं इसका 2, 3, 5 और 7, और एक है आपका 131। 131 भी प्राइम नंबर होता है। क्लियर, तो इन सब का सम कर दो, तो इन सब का जो सम आएगा ये आ जाएगा 10, 15, ये आ जाएगा 10, 141, 143, 150, कितना आ रहा है 10, 141, 43, हाँ 148। तो 148 इज करेक्ट, बट इट इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये वाली जो चीज मैंने ऐसे अपना टाइम बचाने के लिए लिखी है ना, ये खुद करके देखना तो पता लगेगा कि कितनी लेंथी है, इसी में हालत खराब हो जाएगी। ओके, तो बट कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना कर पा रहे हो या नहीं तो अगली बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कि यूक्लिडियन का यूज करके हमने ये कैसे फाइंड आउट की है ये वैल्यूज। ठीक है, बट ये जो एक्सप्रेशन है इसके अलावा
इसके अलावा हमने जो एक्सप्रेशन है आई थिंक वो सभी आप समझ गए हैं कि ये कैसे आए हैं, उनके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देर आर नॉन जीरो इंटीजर्स ए बी आर एंड एस। नॉन जीरो इंटीजर्स है आपके ए बी आर एस सच दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर आर प्लस एस आई इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब आर प्लस एस आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। और एक ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 रूट होंगे और एक अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो मतलब इसका कॉन्जुगेट भी ऑब्वियसली एक रूट होगा, अगला रूट आर माइनस एस आयोटा भी है। इतनी तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोमा बी लेट पी ए बी द सम ऑफ जीरो। अच्छा, इसके जो सम है ना, रूट का सम, जीरो रूट एक ही बात है, मतलब वो पोलिनोमियल या इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो हम रूट बोलते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा जल्दी से। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स आपके आ गए, ठीक है। वो पी ए बी है, मतलब ए और बी की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंगली फिर आपके अलग अलग सम आएंगे। फाइंड द सम पी ए बी, मतलब हर एक वैल्यू के लिए आपको सम बताने की क्या है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस का 65, ये आ गया आपके पास पी एक्स, क्लियर। अब देखिए, इसका एक जो जीरो है बेसिकली आर प्लस एस आयोटा है, तो दूसरा जीरो तो ऑब्वियसली आर माइनस एस आयोटा होगा, कॉन्जुगेट होगा। तीसरा मुझे नहीं पता, लेट से क्यू होगा, लेट से क्यू, ठीक है। क्या इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिख दूं? फैक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? अब फैक्टर फॉर्म में वैसे तो आगे एक कांस्टेंट आता है, लेकिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर प्लस एस आई और एक्स माइनस आर माइनस एस आई। ये आपका किसके बराबर आएगा? इसके। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज ये देख लो कि जो ये सम की बात कर रहे हैं ना कि इतनी देर से पी ए कोमा बी, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? वो ऑब्वियसली ए है आपका, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स तो ए है, ये चीज लिख ली। अब यहां से कंपेयर करके देखते हैं हम क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब यहां से इन तीनों की मल्टीप्लाई से बनेगा, कोई दिक्कत। अब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका माइनस ए। एक्स स्क्वायर यहां से कब बनेगा? ऐसे नहीं एक बार पहले थोड़ी और मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इतने भी हम दिमाग तकड़ा नहीं है कि हम अभी कर पाए। इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आर एक्स माइनस एस आयोटा एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे आर एक्स माइनस माइनस प्लस एस आयोटा एक्स, ठीक है। अब है इसकी मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आप पढ़े रहने दीजिए, थोड़ा सा काट लें। इसको काटो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर एस स्क्वायर। अब यहां से कंपैरिजन हम करते हैं, जो भी लिखा हुआ है कंपैरिजन। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से बन रहा था वो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ए, माइनस ए किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर एक तो होगा यहां से, दैट इज माइनस क्यू, और आपका जब x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2r, ये आ गया आपके पास। तो a की वैल्यू आ गई q प्लस 2r, ये मैंने कर लिया।
फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट है b। x आपका कहां से बनेगा, जब x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये आ गया आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। और इसके साथ कब बनेगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2q। तो ये आपका आ गया b। फिर इसके बाद है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट है माइनस का 65, -65। कांस्टेंट कब बनेगा, जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई बेसिकली कांस्टेंट से होगी तभी। तो ये आ गया माइनस का q और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके q इंटू आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ गया आपका 65। ये आ गया आपका। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि आपको पॉसिबल सभी ए बी की वैल्यूज से जो सम आ रहा है आपका, सम तो बेसिकली ए ही आ रहा है, ठीक है। तो कहने को ये कह रहा है कि ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज आपको पूछ रही है और कुछ नहीं, ठीक है। ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम आपसे पूछ रहा है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ पी ए बीज फॉर ऑल, मतलब हर एक ए के लिए पी ए बी निकलेगा, ए और बी के लिए बेसिकली निकलेगा, लेकिन हमने पहले ही पता कर लिया कि पी ए बी तो सिर्फ ए ही है, ठीक है, बी का कुछ लेना देना ही नहीं है उससे, ठीक है। तो हर एक ए के लिए पी ए बी आएगा, उन सबका सम कर देना, ठीक है। ओके, क्या कर सकते हैं, देखो अगर क्यू आर वेरिएबल्स ही वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ऐसा करते हैं, यहां पर क्यू आपका ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, ओके, नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। आर एस आपका इंटीजर है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर आपका इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर है सच वो कुछ नहीं है, इज जीरो ऑफ द पोलिनो फॉर ईच पोलिनोमियल, ठीक है। लेट्स से देखो, मैंने क्यू को 1 लिया, क्यू को 1 लिया, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना बना मेरे पास, 65, ठीक है। और आर एस आपके क्या है बेसिकली, ये तो इंटीजर्स ही है ना, नॉन जीरो इंटीजर्स, तो पुट करके देख सकता हूं मैं। आर को अगर मैं 1 लेता हूं, आर को अगर मैं 1 लेता हूं, तो एस आपका कितना आ जाएगा, 64, दैट इज 8, क्लियर। और प्लस माइनस क्या आ सकते हैं, आर को 1 भी ले सकता हूं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है क्या, देयर आर नॉन जीरो इंटीजर्स ए और बी, ठीक है, ओके। बट ए एक बार के लिए चलो प्लस माइनस आपका चल रहा है, ये एक ये पेयर आ गया लेट से। अब अगला पेयर किस पे बनेगा, ये था 8 का स्क्वायर यहां पे बना, उसके बाद यहां पे बनना चाहिए 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। 49 यहां पे कैसे आएगा, जब यहां से 16 माइनस होगा, तो 16 कब माइनस होगा, जब यहां पे 4 जाएगा, तो ये देख लो, क्लियर। 16 और 49, आई थिंक चेक करना आता है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऐसे आपको पहले। अब यहाँ पे कितना बना था, 7 का स्क्वायर, अगला क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, तो यहाँ पे पहले तो 36 ये आएगा, तो 36 बनेगा कैसे, 65 में से 36 गए आपके, 25 4 29, नहीं 29 होता ही नहीं है, 36 आपको करना था ना, तो 25 4 29, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर 6 के बाद आपका 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो यहाँ पे 25 आ रहा है, तो 25 करूंगा तो ये आ जाएगा 40, 40 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर तो वापिस से वही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर नहीं तो 4 का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, प्लस माइनस 7, और फिर अगला यही आ जाएगा उल्टा, ये आपकी वैल्यूज आ गई क्यू को अगर मैंने 1 लिया तो, ठीक है। अब मैं क्यू को और क्या ले सकता हूं, इसके प्राइम फैक्टर्स ही ले सकता हूं मैं, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 13 5 और 1,
तो एक के लिए ले लिया, अब 5 के लिए ले लो। Q को अगर मैं 5 लेता हूं तो आपके पास आ गया आर स्क्वेयर एस स्क्वेयर, 5 आ गया ये 13, 13 बना लूंगे। क्या एक के साथ बन रहा है? 12 होता नहीं है। दो के साथ बन रहा है? दो के साथ बन रहा है, तो प्लस माइनस 2, और एस आ गया आपके पास 9, नो दैट इज प्लस माइनस 3। ठीक है, तो एक इसका उल्टा भी होगा पेयर, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, 3 और 2, या 4 आगे कोई बनेगा ही नहीं, 4 वो बड़ा चला जाएगा। इसके बाद क्यू को क्या हो सकता था? 13। आर स्क्वेयर एस स्क्वेयर आपके पास क्या आ गया? आर स्क्वेयर एस स्क्वेयर मेरे पास आ गया 5। ये चीज आप क्यों कर पाए आप जानते हो? क्योंकि आर और एस आपके नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, अगले इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, उन दोनों को ऐड करके भी इंटीजर रहता है। तो मतलब यहाँ पे आपका आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटीजर बनना चाहिए था। और इंटीजर कब बनेगा? जब 65 मतलब क्यू आपका 65 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, तो यही केसेस में बनेगा। अगर क्यू लेट से 2 होता तो ये इंटीजर ही ना बनता, तो ये पॉसिबल केस ही ना होता। इसलिए मैं सिर्फ ये वाले केस ले पाया। ओके, ऑल्दो मैंने क्यू पे कोई कंडीशन नहीं थी, क्यू तो मैंने सिर्फ एक रियल नंबर मान लिया था, ये इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता, लेकिन यहां पर मैंने देखा कि हाँ भाई क्यू ऐसे ऐसे है तो ये हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, अगला प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, ये आ गया। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर। अब आगे क्या चाहिए आपको? आपको बेसिकली सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ए और बी पूछा था। आपके पास ये आई गया है, बी से कोई लेना देना आपको है नहीं है। तो क्यू मेरा जब 1 था, अब देखो यहां पर आप देखेंगे क्यू प्लस 2r, आप अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो r मेरा कितना आ रहा है? अब आपको लगेगा यार ये तो काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन पता है क्या है, इसके अंदर प्लस माइनस वाली कट जाएंगी। क्लियर, प्लस माइनस वाली कैंसिल आउट होके, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या होगा। डायरेक्ट बेसिकली ये होगा कि जब नेक्स्ट पे, तो वो बेसिकली ये होगा कि Q जब आपका 1 लिया था आपने, ठीक है, तो Q जब मैंने 1 लिया था तो आपके पास जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो वो होंगी 8। ठीक है, 8। फिर Q जब मैंने लिया था 5, तो टोटल आपके कितने बन गए? 2 2 4, 4। और Q फिर मैंने जब लिया 13, तो तब भी बने 4। तो ये बेसिकली आपका PAB आ गया सभी का सम। तो ये आ गया 8 प्लस 20, तो ये आ गया 52। ठीक है, 8 20 और 13 4 13 2 26 52 60, और ये आ गया 80। तो 08 इज आंसर, पॉसिबल सभी सम। तो 08 इज करेक्ट। ठीक है, एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चे कर पाए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बट हाँ ठीक है, एक बार खुद से भी करना वापस से क्वेश्चन, और अगर कुछ भी ऐसे समझ नहीं आता है कहीं पर भी तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन कर पाए थे इस DPP के। ठीक है, तो मुझे ये जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपके हो पाए थे। और हर एक क्वेश्चन ही अच्छा था यार इस DPP का, मैं कहूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिया, और ये वाली जो बात आपको बताई है वेरी गुड। ठीक है, और इस पहले भी आप कोई भी ले लीजिए, दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, और जितने भी आपके थे हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। आगे से थोड़ा सा लेवल मैं ठीक रखूंगा, ज़्यादा डिमोटिवेट मत हो जाना, पता लगे
तो बट आज के लिए बस इतना ही, और कहीं पर भी कुछ गलती लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और कुछ फीडबैक हो प्लीज़ वो दीजिएगा, सो दैट हम आगे आने वाले टाइम में और आपको बेटर कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं DPP 11 के सोल्यूशन में। बाय।